अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक आंख की बिनाई जाने के मामले पर मुल्की सियासत में हलचल दिखाई दे रही है। कल तक हुकूमती वुज़रा इमरान खान के इलाज से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आने का इंतजार कर रहे थे, जो अभी तक जारी नहीं किया गया है। मगर वफाकी हुकूमत ने अब तहरीरी फैसला आने से पहले इमरान खान का खसूसी तिबी इदारे में इलाज करवाने का ऐलान कर दिया है। वफाकी वज़ीर इत्तेहाद अताउल्लाह तारर ने कुछ देर पहले एक्स पर लिखा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आंख के जारी इलाज के मामले में बेहतरीन आई स्पेशलिस्ट खसूसी तिबी इदारे में उनकी आंख का मजीद मुआयना और इलाज करेंगे। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलाज की तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाएगी, इसलिए इस बारे में क्या सराइयों और बेबुनियाद खबरों से गुरेज करें। वज़ीर इत्तेहाद की इस पोस्ट के बाद सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने वीडियो बयान में कहा है कि हमें बताया गया है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शिफा इंटरनेशनल ले जाने पर रज़ा जाहिर कर दी गई है और ख़ानदान के एक फ़र्द को भी मिलने की इजाज़त दी जाएगी, इसलिए अब इसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसमें उनका हक है कि उनका ठीक इलाज हो। हमें इत्तला आई है कि खान साहब की उनके बेटों से मुलाकात करा दी गई है। हमें ये भी कुछ हवालों से बताया गया है कि उनको शायद शिफा इंटरनेशनल अस्पताल लेकर जाने की रजामंदी है। अगर ऐसा है तो इसमें देर नहीं होनी चाहिए। खान साहब के खानदान से भी एक फर्द को हमें कहा जा रहा है कि इजाजत दी जाएगी, लेकिन देर क्यों है? हुकूमत खुसूसी तिबी इदारे में इमरान खान का इलाज करवाने का यकीन दिला रही है, जबकि आज हमने ये खबर भी ब्रेक की थी कि कल इमरान खान से उनके बेटों की टेलीफोन पर बात करवा दी गई थी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की रिहाई के लिए दरख्वास्तें भी दायर कर दी गई हैं। इस मामले पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है नून लीग के सीनियर रहनुमा और पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर ने। अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल तक ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आएगा और उसके बाद हुकूमत आगे बढ़ेगी, लेकिन अब से कुछ देर पहले आपने एक्स पर पोस्ट किया कि इमरान खान का इलाज जो जारी है, मजीद ट्रीटमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया जाएगा और वहां पर उनका इलाज होगा, फिर रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में जमा करवाई जाएगी। जरा बताइएगा कब तक उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा, कब उनको मुंतकिल किया जाएगा और किस अस्पताल में ले जाया जाएगा? देखिए, एक तो हुकूमत ने बेहतरीन फैसला पहले किया उनको पिम्स ले जाने का, और उनकी रजामंदी से उनका पिम्स में एक प्रोसीजर हुआ और वो प्रोसीजर 20 मिनट जारी रहा। उसकी तफसीलात हमने शेयर की। तो अब क्योंकि अमाइकस क्यूराई ने विजिट किया उनको जेल में और एक रिपोर्ट आई है जिस पर अबहाम को क्लियर करना भी जरूरी है और फर्दर चेकअप भी जरूरी है, तो ये जल्द ही जो भी बेहतरीन फैसिलिटी जहां पे आंखों के तिब्बी माहिरीन बेस्ट अवेलेबल हैं वहां पे ले जाया जाएगा। और देखिए, ये हुकूमत उनकी हमदर्द है इस हवाले से कि सेहत के मामले पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, और जब हम ऑपोजिशन में भी थे हमारा यही स्टांस था कि इस पे सियासत ना करें और ये एक इशू है जिसको डील करना चाहिए और वो टाइमली डील किया जा रहा है। तो पिछली रिपोर्ट की रोशनी में जो जमा कराई थी सलमान सफ्दर साहब ने, सब्सीक्वेंटली अब इनका मजीद चेकअप होगा, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी में होगा जहां पे बेस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हम रिपोर्ट जमा करा। सलमान अकरम राजा साहब का अब से कुछ देर पहले एक वीडियो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि शिफा इंटरनेशनल ले जाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है हुकूमत ने। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, मैं हॉस्पिटल अभी बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकता कि कहाँ ले जाया जाएगा। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द प्रिजनर उनकी जो बेहतरीन जो भी उनको तिब्बी मावनत दी जा सकती है वो असेस करके तो उसका बाकायदा उस पर भी हम ऐलान करेंगे और हुकूमत बाकायदा तौर पे उस पर एलामिया जारी करेगी जहां भी ले जाया जाएगा। मगर अभी फिलहाल इस चीज का फैसला नहीं हुआ। और मैं, सलमान अकरम राजा साहब मेरे लॉ कॉलेज के उस्ताद भी हैं और मेरे लिए मोहतरम है, तो मैं उनको भी कहूंगा कि जो भी फाइनल होगा अभी कबल अज वक्त इस पे क्या सराई ना की जाए। और स्पेशली शहजाद साहब जो रिपोर्ट आई वो सलमान सफ्दर साहब की रिपोर्ट थी, उसमें बहुत सारे अभाम पाए गए हैं। जिस तरह 6x6 लिखा गया है, उनकी आईसाइट कभी भी 6x6 नहीं थथी क्योंकि वो ग्लासेस भी लगाते थे और कई दफा सन ग्लासेस के ऊपर भी उनकी तस्वीर मौजूद है कि उन्होंने ग्लासेस लगाई हुई हैं। और फिर ये कहना कि जी 85% जो है वो काम नहीं कर रही, लॉस हो गया, ये सब क्या सराइयां गलत की गई हैं। ये इस पे सियासत ना की जाए और हमारी कोशिश यही है कि जो बेहतरीन इलाज उनका किया जा सकता है, जो बेस्ट हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा सकती है,
जो हुकूमत का फर्ज भी है वो हम इंशाल्लाह ताला बिल्कुल मैं इस प्रोवाइड रिपोर्ट पर आता हूं, लेकिन जरा बताइएगा, क्योंकि सलमान अकबर बजाज साहब ने यह भी कहा है कि इलाज उनका हक है और उसमें देर नहीं होनी चाहिए। तो टाइमलाइन क्या है, आज कल में होगा या इंतजार करेंगे सुप्रीम कोर्ट के देखिए ये रिटर्न ऑर्डर आए और फिर अगले ये हफ्ते तो हो? ऑब्वियसली एक प्रोसीजर के तहत होगा जी और टाइमली होगा और जल्द होगा इंशाल्लाह ताला। पिछली दफा भी जब उनको ले जाया गया पिम्स हॉस्पिटल तब भी वो टाइमली ले जाया गया, उनकी चेकअप के बाद ले जाया गया जब तिब्बी माहिरीन ने कहा। तो ये प्योरली एक मेडिकल इशू है, इसको मेडिकली ही डील किया जाएगा और बर वक्त इसको और डील किया जाएगा, अता साहब, ताखीर नहीं होगी, जल्द होगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। पीटीआई का रहनुमा का और इमरान खान की फैमिली का ये भी मुतालबा था कि जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स होंगे उनके साथ उनके जो जाती मुआलिज हैं उनको भी एक्सेस दिया जाए। तो क्या उनको एक्सेस दिया जाएगा और क्या फैमिली मेंबर्स को एक्सेस दिया जाएगा उनका? देखिए अभी फिलहाल तो बेस्ट जो तिब्बी माहिरीन है उन तक एक्सेस जो है उसको मुमकिन बनाया जा रहा है और जो आई स्पेशलिस्ट और आई फैसिलिटी बेहतरीन मौजूद है उस तक एक्सेस को जो है वो यकीनी बनाया जा रहा है, क्योंकि उनके जो जाती मौलजीन के अंदर ऑप्थेमोलॉजिस्ट कोई नहीं है जो आंखों का माहिर हो और उनके जाती मौलज जो है उनकी, क्योंकि अभी बहुत सारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रही हैं, इसलिए हमने रिक्वेस्ट की है कि क्या सराई ना की जाए, कंजेक्चर से इसको अवॉइड किया जाए और इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए। रेस्ट अश्योर्ड कि जो बेहतरीन आंखों के माहिरीन हैं उनको उनकी आंख दिखाई जाएगी। लेकिन अता साहब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो सियासत कर रहे हैं, वो कहते हैं कि आप लोगों की गफलत की वजह से हुआ है, तो अगर उनके कोई डॉक्टर जो कि बेशक स्पेशलाइज ना हो लेकिन फिर भी साथ हो, डॉक्टर इतना तो समझ जाता है ना कि क्योंकि जैसे नवाज शरीफ साहब को मुख्तलिफ बीमारियां थी, डॉक्टर अदनान साहब सबके स्पेशलिस्ट तो नहीं थे लेकिन उनको भी एक्सेस दे दिया जाता था। तो बेहतर नहीं होगा कि मतलब सबकी तसल्ली के लिए? पॉलिटिकल डिबेट में तो मैं नहीं जाऊंगा, मगर मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो भी होगा इट विल बी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द पेशेंट और उनके बेहतरीन इंटरेस्ट में होगा। इसमें गफलत वाला भी मैं इसको मुस्तरद करता हूँ, गफलत किसी किस्म की इसमें इन्वॉल्व नहीं है और टाइमली उनको मेडिकल जो भी फैसिलिटी थी वो प्रोवाइड की जाती रही है। और अब क्योंकि एक रिपोर्ट के अंदर कुछ क़यास आराइयों ने जन्म लिया, कुछ अबहाम क्रिएट हुआ माइकस क्यूराई की रिपोर्ट के अंदर, तो ये जरूरी समझा गया कि मजीद जो है मेडिकल चेकअप करवा के उस अबाम को दूर कर लिया जाए। तो रेस्ट अश्योर्ड कि उनके लिए जो भी बेहतरीन इंटरेस्ट में होगा वो किया जाए। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि टाइमली और उनको प्रॉपर जो है वो ट्रीटमेंट मिला है और आगे भी मिलेगा। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एक आम शख्स भी क्यों ट्रस्ट करे? क्योंकि आपने जैसे कहा कि अब उनका मेडिकल ट्रीटमेंट होगा और स्पेशलाइज फैसिलिटी में होगा, लेकिन इससे पहले जो आप पिम्स की बात कर रहे हैं वो हुकूमत ने खुफिया रखा। पहले खबर अखबारात में आई, सहाफियों ने उसको ब्रेक किया और इसके बाद भी हुकूमती वुज़रा से जब सवाल उतरे वो कह रहे थे कि हम कंफर्म नहीं करेंगे, हम डिनाई भी नहीं करेंगे। फिर यू वर द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने 6 दिन बाद जाके कंफर्म किया कि हाँ पिम्स में इलाज हुआ है। अगर मामला इतना खुफिया रखा तो फिर ये शक व शुबात पैदा करता है, फिर हुकूमत पे भी शक होगा। अगर आप ट्रांसपेरेंट तरीके से चलते हैं शायद इतनी कंजेक्चर होता ही नहीं। आई एम ग्लैड, अच्छी बात है, आई एम ग्लैड आप इतना एयर टाइम इसको डेडिकेट कर रहे हैं और करना भी चाहिए। एक इशू है मगर कोई सीरियस हेल्थ हैजर्ड नहीं है, कोई खुदा ना खास्ता लाइफ थ्रेटनिंग हैजर्ड नहीं है। एक आंख का इशू था जो कि बर वक्त मैं समझता हूं कि ट्रीट हुआ, मजीद भी ट्रीट हो रहा है। कोई ऐसा इशू नहीं है जिससे खुदा ना खास्ता को बहुत सीवियर इमरजेंसी वाला इशू हो, इसीलिए कहा गया है कि बर वक्त इसको करेंगे। हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम एक खैर ख्वाह के तौर पे, हमदर्द के तौर पे ये कर रहे हैं और हम करेंगे, हमें करना भी चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि इस पे मैं कोई कंजेक्चर और ये चीजें अवॉइड करूंगा और मैं इतना ही कह सकता हूं कि बर वक्त होगा, बेहतरीन फैसिलिटी में होगा और टू हिज सेटिस्फैक्शन होगा। अता साहब, अगर आंख का एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आंख जाया होने का खदशा नहीं है, या जैसे कि कहा जा रहा है रिपोर्ट में कि 85% उनकी आंख जो है उनकी बिनाई जा चुकी है, तो ये सीरियस मैटर है। बेशक लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होगा किसी की आंख। 85% किसने तय किया? यानी देखिए कोई ऐसा मैं सवाल कर देता हूं, देखें आज सलमान सफदर साहब ने कहा है, सलमान सफदर साहब ने कहा आज के इमरान खान ने जब बताया कि 85% मुझे नहीं नजर आ रहा, तो पिम्स के डॉक्टर ने उनको कहा था कि 85% आपका विजन लॉस हो चुका है इस आंख में। ये कह रहे हैं कि पिम्स के डॉक्टर ने इमरान खान को बताया, इमरान खान ने फिर सलमान सफदर को बताया। देखिए पिम्स के डॉक्टर की स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियो स्टेटमेंट भी और रिटन स्टेटमेंट भी। पिम्स की तरफ से 85% लॉस की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। पहली मर्तबा जो मैंने स्टेटमेंट देखी है वो सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में देखी है। अब उनके पास इस चीज को जज करने का क्या तरीकेकार था ये आप बेहतर जानते हैं, मैं तो इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इट इज हिज वर्ड। अब उनको किसने बताया, फलां ने फलां को बताया, उससे आगे बात चली। पिम्स की तरफ से इस
हवाले से जो रिपोर्ट जारी की गई कोई बात नहीं पाई गई। ये 85% वाली बात सलमान सफदर साहब की रिपोर्ट में मौजूद है, वो बेहतर बता सकते हैं क्या सोर्स है। अस्पताल की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं की आपने गई। जब आपने पहले दिन कंफर्म किया था तो आपके ये वर्ड्स थे कि वो बिल्कुल ठीक है, ही इज हेल्दी, ही इज एब्सोल्युटली फाइन। वो किस बुनियाद पे आपने कहा था? क्योंकि अब तो ऑब्वियसली जो रिपोर्ट है पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पे कहा था। एक मेडिकल रिपोर्ट है, एक जो पॉलिटिकली मैं कहूंगा चले सलमान सफदर साहब की लीगल रिपोर्ट है। उस लीगल रिपोर्ट को मेडिकल रिपोर्ट के साथ रिकंसाइल करने के लिए और ये बेहतर समझने के लिए कि ताकि अब हार्म ना रहे, तो ये फर्दर चेकअप हो जाएगा तो इंशाल्लाह मामला क्लियर हो जाएंगे। बट पिम्स की मेडिकल रिपोर्ट में ये 85% वाली बात या किसी फर्दर कॉम्प्लिकेशन की बात मौजूद नहीं थी। अता साहब, जिस वक्त आपने ये कहा था कि इज एब्सोल्युटली फाइन, उस वक्त तक तो मेडिकल रिपोर्ट सामने नहीं आई थी। उसके तकरीबन 8-10 दिन बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने पर फैमिली को ये रिपोर्ट दी गई। तो उस वक्त तक वो मेडिकल रिपोर्ट पब्लिक तो नहीं हुई थी, ना फैमिली को मिली थी। पिम्स का एलामिया भी आ चुका था और डॉक्टर इमरान सिकंदर का उस वक्त वीडियो बयान एलामिया भी बाद में आया था। नहीं सर, वो भी बाद में आया था। यू वर द फर्स्ट वन टू कंफर्म, चाहे अस्पताल जराये हो या सरकारी जराये हो, के इलाज हुआ है। मैंने उसमें रेफर पिम्स की ही रिपोर्ट को किया था कि डॉक्टर्स की रिपोर्ट जो है वो आ रही है और वो कंफर्म किया है कि कोई सीरियस इशू नहीं है। तो वो सब्सीक्वेंट रिपोर्ट भी हो तो उसमें पिम्स की रिपोर्ट में ये 85% वाली बात नहीं है, ये सलमान सफदर साहब वाली रिपोर्ट में है और इसीलिए फर्दर चेकअप करके इस मामले को मजीद क्लैरिफाई कर। जब ये रिपोर्ट आई तो उस पर आपने भी एक ट्वीट किया और आपने कहा कि अलीमा खान साहिबा इंटरनेशनल मीडिया में जाके ये एक प्रोपेगेंडा करती थी कि उनकी लिविंग कंडीशंस जो जेल में है वो बहुत बुरी है, लेकिन देखिए ये रिपोर्ट साबित करती है कि खाने पीने से लेकर उनकी जिम फैसिलिटीज तक जिन हाल में उनको रखा गया है कोई शैबी कंडीशंस नहीं है। बड़े जो प्रिजनर्स को दूसरे प्रिजनर्स को मिल रहे हैं उनसे बेहतर सहूलियात हैं। वो भी रिपोर्ट ऑब्वियसली सलमान सफदर ने पेश की है कोर्ट में और वो भी इमरान खान की जबानी है या जो उन्होंने खुद देखा है। तो जो हिस्सा आपको सूट करता है उस पर आप कह रहे हैं कि देखें हम तो हमारी मौकिफ की तायद हो गई, लेकिन जो हेल्थ इश्यूज है जिसमें इमरान खान, मैं सवाल मुकम्मल करूं, जिसमें इमरान खान कह रहे हैं कि भाई अक्टूबर से मैं कह रहा हूं कि मेरा चेकअप करो, वो नहीं कर रहे और मेरी आंख की बिनाई चली गई थी, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर रहे। मैं आपके स्टूडियो में आऊं और मैं कहूं कि शानदार स्टूडियो है, कैमरा लगा हुआ है, अच्छी लाइटिंग है, ये तो मैं कह सकता हूँ ना देख के, मगर मैं ये तो नहीं बता सकता कि आपका कोलेस्ट्रॉल हाई है। ये मैं कैसे बताऊंगा आपको देख के? तो रिपोर्ट के अंदर जो चीज बज़ाहिर सेल की नजर आ रही है वो तो किसी भी आंख को नजर आ रही है ना। शहजाद साहब, आप पढ़े लिखे बड़े सीनियर एंकर पर्सन है, मुझे तो हैरानगी हो रही है इस सवाल के ऊपर। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है, तो देख के बता सकते हैं, मगर आंख को देख के, एक सेकंड, आंख को देख के तो नहीं को बता सकता ना कि जी इसकी 85% लॉस है। तो ये तो बड़ी क्लैरिटी के साथ है, सूट करने की बात नहीं है। एक असेसमेंट है जो सामने नजर आ रही है, एक असेसमेंट है जो सामने नजर नहीं आ रही, इसीलिए उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत। उस रिपोर्ट के दो हिस्से हैं, एक तो ऑब्वियसली सलमान सफदर साहब ने विजिट भी किया सेल का और दूसरा इमरान खान की जबानी भी उनसे पूछा गया आपको कोई तकलीफ है? उन्होंने कहा मुझे और कोई परेशानी नहीं है, मुझे डेंटिस्ट नहीं दिया गया 2 साल तक, मेरे बच्चों से 2025 में सिर्फ 2 मरतबा बात करवाई गई और मुझे ये आंख का मसला हो रहा था जिसपे इन्होंने तवज्जो पहले नहीं दी और फिर बाद में मुझे पिम्स ले जाया गया। तो उसमें इमरान खान का पूरा वर्जन है जिसमें बताते हैं कि मैं अपनी मर्जी से खाना पीना तय करता हूं, मैं बता देता हूं क्या मेन्यू है, मेरे पास जिम के क्या इक्विपमेंट है, मुझे कब वॉक करने दिया जाता है, ये सब उसमें लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में, जो कि कोर्ट में भी कहा गया कि उससे मैच करता है जो ऑब्वियसली जेल अथॉरिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू है। देखिए, जो चीजें क्लियर सामने नजर आ रही हैं सेल वाली, मैंने आपको बता दिया कि वो लेविश लाइफस्टाइल जरूर है और तमाम वो सहूलियात हैं जो किसी आम कैदी को मैसर नहीं है, खाने पीने से लेके एक्सरसाइज से लेके एक 6 सेलों का एक प्रॉपर किचन, हर चीज मौजूद है। जहां तक मेडिकल इशू है वो तो मेडिकल एक्सपर्ट ने बताना है ना। सलमान सफदर साहब तो नहीं कह सकते 85% है या 65% है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फर्दर चेकअप होगा तो मामला क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेविश नहीं कह सकते कि जो बेसिक नेसेसिटीज जो देनी चाहिए किसी प्रिजनर्स को वो दी गई नहीं, बट किसी प्रिजनर को देखें, अब वो तो ये चॉइस है ना। नहीं, लेविश में इसलिए कह रहा हूँ कि एक ट्रेडमिल और बाइसिकल नहीं दी जाती, वॉक जरूर कराई जाती है। हमारी पार्टी के लोग भी जितने जेल में थे उनको वॉक कराई जाती थी, ट्रेडमिल किसी के पास नहीं थी। मैं इसलिए इसको लेविश कह रहा हूँ, आप यू हैव अ राइट टू डिसएग्री। ठीक है, नहीं वो सही, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा डंबल्स चाहिए, वो उनको दे दिए गए, बाइसाइकिल उनको मिल गई, किसी को एसी की जरूरत होती है एसी मिल जाता है, इनको कूलर मिला हुआ है। अच्छा ये बताइएगा अब अता साहब के जब भी इस तरह के मामलात होते हैं, पाकिस्तान की तारीख में सियासतदान जेल भी गए हैं, सियासतदान को हेल्थ के इशूज भी हुए हैं, जब भी ऐसे मामलात होते हैं कि कहीं ना कहीं फिर बात होती है कि क्या कोई सियासी डील हो गई है। इस मर्तबा भी आप देख रहे होंगे बड़ा स्पेकुलेशन भी हो रही है सोशल मीडिया पे खास तौर पे, तो क्या कोई ऐसे मामलात हैं? क्योंकि मैं सिर्फ हेल्थ की बात नहीं कर रहा हूं कि यह मामला हुआ है, इससे पहले भी जब चीफ मिनिस्टर की प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हुई या चीफ मिनिस्टर सिक्योरिटी मामलात पर कोर कमांडर के साथ बैठे, तब से यह मामला चल रहा है कि कहीं ना कहीं
हुकूमत एक कदम पीछे हटी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक कदम पीछे हटी है और बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघली है, एक इंटरेक्शन कम से कम शुरू हुआ है। आपका क्या इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए, वो जो इंटरेक्शन शुरू हुआ वो काउंटर टेररिज्म के हवाले से, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, केपी के इश्यूज के हवाले से था। उसको इससे जोड़ना मैं नहीं समझता मुनासिब होगा। और देखिए, हम दुआगो हैं कि वो अच्छी सेहत में रहें और उनकी सेहत पे बिल्कुल हम ना सियासत करना चाहते हैं, ना करनी चाहिए। उनका सेहत का एक अलग इशू है, गवर्नेंस के अलग इश्यूज हैं। गवर्नेंस के इश्यूज को अलहदा डील किया जा रहा है, सेहत के इशू को अलहदा डील किया जा रहा है। ये तासर गलत है कि कोई डील या कोई ढील या कोई इस तरह का मामला उनके लिए कोई जो है वो किया जा रहा है, कोई नेगोशिएशंस हैं, ये तासर गलत है। इसका मैं स्ट्रांगली रिफ्यूट करता हूँ। राइट, एक और मामले पर बात करनी थी क्योंकि पीका ऑब्वियसली आया, आप ही के अंडर आया और इस पर आपको पता है कि सहाफियों के साथ आपकी मुख्तलिफ मुलाकात थी, उनका एक खिलाफ भी था कि ये कानून जो है ये मिसयूज होगा। कल हमने एक मिसाल देखी है, सहाफी खुर्रम इकबाल साहब, पहले खबरें आई कि वो लापता हो गए, बाद में अज़मा बुखारी साहबा ने कहा कि वो लापता नहीं है, उनको हिरासत में लिया गया है क्योंकि उन्होंने फेक वीडियो पोस्ट की थी और उसको फैलाया था और पीका के तहत उनको गिरफ्तार किया गया है। अब बाद में वो उनका मैसेज ट्वीट भी आया कि मैं वापस अपने घर की तरफ जा रहा हूं और मैं बिल्कुल खैरियत से हूं, लेकिन सबको पता चल गया सोशल मीडिया पे कि जो उन्होंने पोस्ट किया था ना तो उसमें कोई बदतमीजी थी, डिसरेस्पेक्ट थी और सबसे बड़ी बात फेक वीडियो भी नहीं थी। लेकिन क्योंकि इस कानून के तहत ये इजाजत है कि पहले आप हिरासत में ले लेंगे और फिर देखेंगे कि क्या उसने जुर्म किया या नहीं किया है। ये पीका के मिसयूज की एक बड़ी मिसाल है, या जो गलत कानून है जिसको काला कानून कहा गया सहाफती हलकों में, ये उसकी एक मिसाल सामने आई है। देखिए, कल इस मामले को खुश उसलूबी से हल कर लिया गया और मैं तमाम मैनेजमेंट से राब्ते में रहा, उनके सीनियर लोगों से भी राब्ते में रहा और एक समझ लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी जो कि शायद थोड़ी आगे चली गई, नहीं जानी चाहिए थी। इस मामले को बड़ी खुश उसलूबी से इसको हल कर लिया गया है। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, मैं इतना ही कहता। बट ये कानून में क्योंकि इजाजत है ना कि आप अरेस्ट नहीं, कर लें, बाद में देखें कि क्या उसने गलत किया या नहीं किया। कानून में देखे ना, वो कोई ना कोई एक स्पीकिंग ऑर्डर भी पास करना होता है, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि मामला खुश असलूबी से इसको टाइमली हल कर लिया। तो ये वाकई मिसअंडरस्टैंडिंग थी क्योंकि ये वीडियो जो भी एक स्लिप ऑफ टंग था या उन्होंने पॉज नहीं लिया मरियम नवाज साहब ने, कोई ऐसी बड़ा इशू तो था ही नहीं ना। इंटरप्रेट किया गया, वो वही कह रहा हूं, बड़ा इशू तो था ही नहीं, लेकिन ऐसा इशू था कि उसको इग्नोर किया जा सकता था। लेकिन बाज लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक मैसेज है कि कोई गलती भी हो जाए तो उसको अगर आपने हाईलाइट किया या उसका तमस्खुर उड़ाया या उसको फैलाया तो फिर आपके साथ ये होगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और टाइमली हल कर लिया गया। बहुत से लोगों ने उसमें अपना किरदार अदा किया और देखें, वो मरीम नवाज साहिबा की बात में कोई गलती नहीं थी, उसको मिस इंटरप्रेट करके उसकी एंगलिंग की गई, तो उस पर मैं समझता हूँ कि राब्ता करके उसको बेहतर तरीके से भी हम कर सकते थे। बट बहरहाल कल वो खुश असलूबी से मामला हल हुआ, टाइमली हुआ। इसका कानून के मिसयूज के हवाले से तो मैं समझता हूँ अगर कोई बात होती तो फिर कोई ना कोई रिटन चीज सामने आती, क्योंकि रिटन चीज नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये टाइमली जो है वो रिलीज मैनेज कर ली गई और अच्छे तरीके से। ये तो इस इशू पे हुआ क्योंकि ऑब्वियसली शोर भी बड़ा मचा, लेकिन इस पे यही कहा जाता है ना कि ये तो हरासमेंट है या खौफजदा करने के लिए कि पहले धड़ लो बंदे को घर पे जाके और फिर देखोगे कि उसने गलत कोई वीडियो फेक पोस्ट की भी या नहीं की है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। देखिए, कोई ना कोई स्पीकिंग ऑर्डर अगर चले, लेट्स सपोज कि खुर्रम को मजीद रखा जाता है हिरासत में, तो कोई ना कोई पर्चा, कोई ना कोई स्पीकिंग ऑर्डर आता। ये नहीं हो सकता था कि उसको बगैर किसी चीज के रखा जाता। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि रिलीज मुमकिन हुआ कि वो मामला खुश असलूबी से, और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, मीडिएशन समझ लें इसको, बातचीत समझ लें, इंगेजमेंट समझ लें, उसके जरिए ये मामला टाइमली हल हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया। अताउल्लाह तारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, शामिल करते हैं, मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कई रोज के तनाजे और ड्रामाई सूरत-ए-हाल के बाद बिलाखिर पाकिस्तान और भारत कल एक बार फिर T20 वर्ल्ड कप में आमने सामने आ रहे हैं। हमेशा की तरह इस बार भी पाक भारत टाकरे को इवेंट का सबसे बड़ा मुकाबला करार दिया जा रहा है, मगर श्रीलंका में होने वाले इस मैच से पहले पाकिस्तान ने बाइकआउट का जो फैसला किया, इसने दुनिया क्रिकेट की सियासत में हंगामा खड़ा कर दिया और इस वजह से इस बार ये मैच मजीद दिलचस्प हो गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान टेस्ट कप्तान राशिद लतीफ, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। राशिद भाई, बड़ा मुकाबला कल होने जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप की तारीख ये बताती है कि 8 में से सिर्फ एक मैच पाकिस्तान ने जीता है और इस मरतबा भी कहा जा रहा है कि इंडिया की टीम ऑन फील्ड और ऑन पेपर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो क्या आप समझते हैं कि इंडिया इस मुकाबले में फर्म फेवरेट है या मुकाबला बराबरी का है? जी, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 6 मैच भारत जीता है, 1 पाकिस्तान, तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। लेकिन इससे पहले जितने पिचेस पे खेला गया वो अच्छी बैटिंग पिचेस वो हुआ करती थी
और जिसके मुकाबले अच्छे हुए, जिसमें इंडिया की स्पिन बॉलिंग बहुत अच्छी थी। पहली दफा नजर आ रहा है कि हमारी स्पिन अटैक अच्छा लग रहा है। और जितनी कंट्रोवर्सी हुई लास्ट वीक, उससे पहले कि पाकिस्तान खेलेगा नहीं खेलेगा, और उसके बाद जब खेलने जा रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा देखने वाला मुकाबला बन जाएगा मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 इयर्स में। बहुत लोग देखना चाहेंगे, भारत में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमें स्पिन का एडवांटेज जरूर है इस दफा, पहले शायद इतना नहीं था, चैंपियन ट्रॉफी हो जाए या एशिया कप हो जाए थे, लेकिन इस दफा हमारे ऑलराउंडर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। शादाब वापिस आए, साइब अय्यूब बॉलिंग कर रहे हैं, हम्म। और मोहम्मद नवाज है, और दो स्पिनर। उस्मान तारिक का सबसे ज्यादा चर्चा है इस वक्त पूरे दुनिया में, इंडिया में स्पेशली, वहाँ भी टेलीविजन पे, और अबरार अहमद। तो ये इनको खेलना इतना आसान नहीं होगा। नो डाउट इंडिया की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी है, लेकिन पिछला वर्ल्ड कप था या दूसरे टूर्नामेंट हुए, उसमें विराट कोहली मौजूद थे, उसमें रोहित शर्मा थे, उसमें जडेजा थे, तो वो टीम ज्यादा मजबूत थी। ये टीम भी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं नजर आता है कि अगर शॉर्टर मैच हो जाता है बारिश की वजह से, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एडवांटेज हो सकता है। राइट। और आपने कहा कि एक बड़ा मुकाबला है, बहुत देखा जाने वाला मुकाबला है, और बिजनेस स्टैंडर्ड में ये खबर आई है कि जो 10 सेकंड का इश्तिहार है वो तमाम जो पुरानी एक्सपेक्टेशंस है उसको एक्सीड कर गया है। 70 लाख इंडियन रुपए का 10 सेकंड का इश्तिहार है, यानी पाकिस्तानी ये बनते हैं 2 करोड़ 16 लाख। और इसी वजह से हमने देखा कि जब पाकिस्तान ने कहा हम नहीं खेलेंगे, तो आईसीसी ऑफिशियल्स आए और पाकिस्तान को कन्विंस करने की कोशिश की कि इस मैच में आप हिस्सा लें और मैच का बाइकआउट खत्म करें। तो ये सिग्निफिकेंस है, इतना बड़ा अमाउंट इसमें इन्वॉल्व है। आमिर साहब ये बताइएगा कि क्या माजी की तरह आप देख रहे हैं कि इंडिया फर्म फेवरेट जा रहा है, या कुछ एडवांटेज भी है पाकिस्तान को? खासतौर पे कहा जा रहा है कि पाकिस्तान श्रीलंका में अब 2-3 मैचेस खेल चुका है, हमें उतनी ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी में एडवांटेज था कि सारे मैचेस दुबई में खेल रहे थे, उस वक्त उनको ट्रैवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या ये भी एक एडवांटेज हो सकता है पाकिस्तान के लिए? देखिए शहजाद भाई, मैं तो T20 में किसी को मैच से पहले हॉट फेवरेट नहीं कहता। यस, आप ऑन पेपर कहते हैं जी ये अच्छी टीम है, वो बुरी टीम है, लेकिन T20 के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। जैसे कल आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया ने, जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया हार गई, तो ये कोई सोच भी नहीं रहा था कि ऐसा होगा। और मुझे लगता है कि जैसे राशिद भाई ने बात की है कि इस दफा पाकिस्तान को ज्यादा एडवांटेज है, क्योंकि श्रीलंका में थोड़ी स्पिन फ्रेंडली है और हमारे स्पिनर फॉर्म में है, चारों के चारों। इब्रार भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, उस्मान भी, शादाब भी, नवाज भी। तो इस दफा मुझे लगता है कि ये बड़ा अच्छा मैच होने वाला है, और मुझे फीलिंग है कि पाकिस्तान अपर हैंड है। ओके, आपको अपर हैंड की फीलिंग है। आप क्योंकि श्रीलंका में खेल भी काफी चुके हैं, आमिर साहब ये बताइएगा कि अब हमें अपना टीम कॉम्बिनेशन क्या तब्दील करने की जरूरत है? क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी एक पेसर है, फिर 4 स्पिनर हैं, साइम अयूब हमारे 5 स्पिनर हैं। फहीम अशरफ ने दोनों मैच में बॉलिंग नहीं की, ना यूएसए के अगेंस्ट की, ना नीदरलैंड के खिलाफ की। तो क्या कोई टीम में तब्दीली की जरूरत है? कॉम्बिनेशन पे हमारी काफी बहस हुई है, राशिद भाई, अहमद भाई, हमने डिस्कस किया है, लेकिन मैं भी अभी सोच रहा हूँ कि इनकी भी बात ठीक थी। अब शाहीन को आके निकालेंगे और सलमान को हम खिलाएंगे, तो क्योंकि वो पिछला मैच ड्रॉप हो गया था, पहले मैच में उसने 3 आउट किए, अगला मैच वो ड्रॉप हो गया, और एकदम से इतना बड़ा मैच खिलाना ये भी उसके साथ, प्लेयर के साथ भी फेयर नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान को उसी कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए जो पिछले मैच में खेला था, तो वो बेहतर होगा, क्योंकि लड़के खेलते हुए आ रहे हैं, वो अपने एक टच में होंगे, तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि चेंजेस करेंगे तो अब इतने बड़े मैचेस में आप जब आप चेंजेस करते हो, तो एक तो वैसे ही ये प्रेशर वाला गेम है, और जब से ये बाइकआउट, नो हैंडशेक, अब ये डबल प्रेशर वाले गेम्स हो गए हैं, आपको भी पता है। तो अब तो प्लेयर्स पे और ज्यादा प्रेशर होता है, तो आई थिंक जितना ईज रखेंगे कॉम्बिनेशन को, तो वो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अगर एक ही पेसर के साथ हमने जाना था आमिर साहब, तो फहीम अशरफ को बॉलिंग क्यों नहीं दी गई 2 मैचेस में? ये टेक्टिकल, यस, ये आपका बहुत वैलिड क्वेश्चन है, इस पे डिबेट हो सकती है कि टेक्टिकल एरर हुआ है उस्मान से, कि जब पिछले मैच में यूएसए से आपको लग गया था कि आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं जहां मैच जीत रहे हैं, वहां पे आप फहीम को 2-3 ओवर करवा सकते थे कि उसकी मैच प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि नेट में बॉलिंग करना और मैच के अंदर बॉलिंग करना टोटली डिफरेंट है, उसकी वाई भी डिफरेंट है। ये एक प्रॉब्लम नजर आ रही है। वैसे एमएस शहजाद साहब, इंडिया के साथ मैच हमेशा दोनों टीम्स के लिए एक हाई प्रेशर मैच होता है, और इस मैच में तो खासतौर पे हमने देखा बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि मैच का बाइकआउट हो गया, फिर आईसीसी पीसीबी के मुज़ाकरात, अब फाइनली मैच हो रहा है। आपके ख्याल में क्या ये एडेड प्रेशर डालता है प्लेयर्स के ऊपर भी? कि ऑब्वियसली जब आपको पता है कि इंडिया हारे पाकिस्तान से तो वहाँ पे बड़ी उनकी बुराई आती है, पाकिस्तान हार जाए तो यहाँ पे बड़ा प्रेशर आता है। अब एक एडेड प्रेशर भी होगा कि देखें अब तो इज्जत का सवाल है, क्योंकि इस मैच से ये तो डिसाइड नहीं होना कि हमने ग्रुप स्टेजेस में आगे बढ़ना है, क्योंकि शायद पाकिस्तान के पास और भी मौके हो,
लेकिन बात अब वो कहते हैं ना कि इज्जत पे आ गई है। क्या ये इजाफी प्रेशर डालता है प्लेयर्स पर? देखिए, जो सच्ची बात है शहजाद भाई वो ये है कि जो टीम जीत रही होती है ना, उसी पे ज़्यादा प्रेशर होता है, ये याद रखिए। अभी पाकिस्तान 3 मैच पीछे ऑलरेडी हारा है, तो पाकिस्तान तो हार रहा है, समझ रहे हैं, हार रहा है। हाँ, आउट ऑफ द फील्ड अच्छी डिप्लोमेसी कर रहा है, लेकिन इस दफ़ा फिर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो प्रेशर है वो भारत पे होने लगा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमने एक मैच हारना है और सारी जो हमारी मेहनत है वो ज़ाया हो जानी है, क्योंकि भारत की टीम ऑलरेडी अभी न्यूजीलैंड से बुरी तरीके से हारी है वनडे के अंदर। और अगर आपने देखा होगा तो कोच गौतम गंभीर और कप्तान सूर्य कुमार यादव हैज बीन अंडर द पंप इमेंसली। अभी पीछे लोगों ने बहुत आड़े हाथों लिया। अगर उनका ये पाक भारत का मैच ऊपर नीचे होता है तो उनकी बैंड बच जाएगी, नंबर 1 ये। और फिर उनका वर्ल्ड कप ऊपर नीचे होता है तो ये दोनों जाएंगे, और भी प्लेयर उनके जाएंगे दोनों। दूसरी तरफ से अगर पाकिस्तान को देखेंगे, जिस तरह अभी दोनों हमारे पैनलिस्ट ने टच किया है, पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग है, हम पहले दिन से बोलते आ रहे हैं कि उस्मान तारिक, उस्मान इब्रार ज़बरदस्ती कर करके हमने ये जियो के प्लेटफॉर्म पे इनको डलवाया है, ठीक है। और आके उन्होंने ऐसा रिस्पांस दिया कि वो जो घबराहट है ना, घबराहट वो अब भारत में सुनी जा सकती है। लेकिन मैं यहाँ क्रेडिट देना चाहूँगा अश्विन को कि बड़ी सेन बात करते हैं उन्होंने। वो सारे वो जो लोग थे जो कॉल कर दें या ये जर्क कर रहा है उस्मान तारिक या इसका एक्शन ठीक नहीं है, अश्विन ने उनको बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया। एक पढ़ा लिखा लड़का है, सेन बात करता है, उसने कहा कि ये नहीं है, आप वो अपना एक्शन चेक करवा के आए हुए हैं, वो क्लियर हो के आए हुए हैं। और अब वो जो लॉ है ना कि मैच के बीच में ही वो अंपायर नो बॉल दे दे, वो भी अब खत्म कर दिया गया है। तो मेरे ख्याल से सारे प्रोपेगेंडे को जो उस्मान तारिक का जो हवा बनाया है, उस्मान तारिक ही इनको जो है ना उनका काम खराब करेगा। बस एक चीज है, जिस तरह एक यंगस्टर होता है जब वो प्रेशर गेम के अंदर जाता है तो उसको लोग इतना जानते नहीं है तो प्रेशर नहीं आता। जिस तरह आपको याद है फखर जमान ने सेंचुरी की थी अपने पहले मैच में अगेंस्ट इंडिया, लोग जानते नहीं थे, प्रेशर आया तो उसकी परफॉर्मेंसेस डबल उस तरह हो गई, थोड़ी सी ऊपर नीचे। फिर शादाब, इसका ये है उस्मान तारिक का कि इसको ऑलरेडी इस पे बातचीत स्टार्ट हो गई है। सो देर आर चांसेस, जब आपका नाम 3-4 पहले दिन हाइप क्रिएट करने में इतने मैसिव हाई वोल्टेज गेम के अंदर लिया जा रहा हो तो आप वो देखते हैं, सुनते हैं। फिर आप इसके साथ जब आप अंदर जाएंगे ना, अब हम तो बड़े मशवरे दे सकते हैं, वो सारे शो तो उस्मान तारिक देखने नहीं लगा हमारे, ठीक है। हाँ, बातचीत भी होती है, समझा देते हैं, लेकिन वो ग्राउंड ऐसी चीज होती है कि जैसे ही आप ग्राउंड के अंदर उतरते हो और आपको एक चौका पड़ता है तो वो भारत, बड़े लोग होते हैं भारत के, मतलब 80% लोग भारत को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो उस प्रेशर के अंदर वो अपनी नर्व को कैसे काउंटर करेगा ये देखना है। अदरवाइज ट्रम्प कार्ड होगा उस्मान तारिक। और मुझे लगता है, ठीक है, इवन स्टीवन टीम है, अच्छी टीम है दोनों साइडों की, लेकिन पाकिस्तान का पलड़ा इस टाइम इसलिए भी भारी है कि एक तो एक्सपेक्टेशंस कम है, ऊपर से स्पिन डिपार्टमेंट हल्का है और तगड़ा है। अहमद भाई, आपने अश्विन की बात की, उन्होंने बिल्कुल ये बात की थी, उन्होंने कहा उनके जो गूगली है या जो फिंगर स्पिन करते हैं वो बिल्कुल उसके एक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद उन पर बड़ी तनकीद हुई कि आपने कैसे क्लियर करार दे दिया। और अब अश्विन ने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा कि वो जो एक पॉज लेते हैं अपनी डिलीवरी करते वक्त, तो उस वक्त अगर बैट्समैन विड्रॉ कर गया, बैटर विड्रॉ कर गया, तो एम्पायर के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो बॉलर को वार्न करे कि आप स्टॉप ना हो। ऑल्दो वो उनका एक यूजुअल स्टाइल है, वो जानबूझ के डिसीव करने के लिए नहीं कर रहे बैटर को, या वो बैटर को वार्न करेगा कि आप खेले, इस बॉलर का स्टाइल ये है। तो अब अश्विन ये बात भी कर रहे हैं, बल्कि एक मशवरा दे रहे हैं कि बैटर विड्रॉ कर जाए। नहीं, विड्रॉ कर जाए क्या मतलब है? ये कमेटी थोड़ी डाली है कि मतलब वो रुक जाए कि यार आप डिसीव कर रहे हैं, आगे पीछे आप आगे पीछे एक दफा हो सकते हैं। जी दे दो जी आमिर, दे दो आमिर। ये वो बैट्समैन तब कर सकता है, एतराज कर सकता है जब उसके जो पॉज है उसमें टाइमिंग का डिफरेंट आ रहा हो, मतलब डिफरेंस आ रहा हो कि वो कुछ बॉल पे ज्यादा रुक रहा है, कुछ बॉल पे कम रुक रहा है, लेकिन उसका एक्शन हर एंगल से चेक हुआ है, वो एक ही स्पीड से रुक रहा है, कोई ऊपर नीचे नहीं हो रहा। तो वो कोई मतलब डिसीव नहीं कर रहा है, डेलिबरेटली डिसीव नहीं कर रहा है बैटर को। हाँ, तो वो टाइम ही अपना जाया करेगा बैट्समैन, कोई फायदा नहीं है उससे, कुछ नहीं होने वाला। सही है। नहीं तो ये थोड़े से देखिए, यही थोड़े से टैक्टिक्स होते हैं। हो सकता है कि जब वो पॉज ले
तो बैट्समैन रुक जाए। लेकिन अगर बैट्समैन ये जेन में रख के खेलेगा ना कि अभी ये पॉज लेता है मैं रुकता हूं, तो वो बॉल की प्रिपरेशन कब खेलेगा? क्योंकि बैट्समैन ने तो वो सारा उस टाइम बॉल पे रखना होता है, बॉल पे तरफ सारा फोकस है, आएगा तो वहां वो बॉलर थोड़ी देर के लिए रुकता है। तो अगर बैट्समैन के जेन में ये है तो उसकी जो बॉल खेलने की एबिलिटी है वो कम होगी। तो अगर आप कभी भी बड़े बल्लेबाजों को देखें, उनके विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, उन्होंने कभी ऐसी चीजें की नहीं है। बड़े बल्लेबाज चिन पे लेते हैं चीजें, बड़ी टीमें चिन पे लेती हैं और वो कहती हैं कि ठीक है ब्रिंग इट ऑन। तो ये चैलेंज है, उस्मान तारिक को हमने तैयार करके भेजा है भारत के लिए, तो टेक इट, लेट्स सी हाउ यू कोप विद इट। राशिद भाई, दुनिया क्रिकेट में जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, चाहे बॉलिंग एक्शन पे हो, बैटर पे हो, मेरे ख्याल से आपसे बेहतर उसमें कोई नहीं है। आप जरा बताइएगा, क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उनके एक एम्पायर है अनिल चौधरी साहब, अब वो अपने व्लॉग बनाते हैं, वो भी कह रहे हैं कि एक्शन क्लियर है। दो चीज़ों पे जो कुछ लोग एतराज़ उठा रहे हैं, एक इस पॉज पर कि क्या ये पॉज लेना लीगल है और क्या ये डिसेप्टिव टैक्टिक्स में आता है, और दूसरा क्या उनकी तमाम डिलीवरीज में उनका जो बेंट है आम का वो 15 डिग्री के अंडर है या नहीं है? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। जो रुकने की बात की है कि पॉज करते हैं तो बैट्समैन हट जाए, एम्पायर एक दफा अलाउ करेगा, लेकिन उस्मान तारिक को बॉल रुकनी नहीं है, बॉल कर देनी है। जब बॉल करेंगे स्टंप पे अगर लगेगी तो वो इम्पैक्ट पड़ेगा एम्पायर के ऊपर। एक दफा गलती बैट्समैन कर सकता है, सेकंड टाइम में आउट होगा वो। तो ये अश्विन बताना भूल गए मेरे ख्याल से। बहुत सारे कवानीन हैं जो कि लिखे हुए नहीं होते, लेकिन ये एक्ट हो गया, उसको एम्पायर को आउट देना जरूरी है। उसमें पूछा जाता है कि स्क्रीन के पीछे कोई आ गया था क्या, या नॉन स्ट्राइकर एंड पे बल्ला गिर गया था क्या आपके बिहाइंड जो फील्डर होते हैं वो मूव कर रहा था क्या, वो नॉन स्ट्राइकर एंड से बताएगा। तो उसमें एक दफा वो कर सकता है, दूसरी दफा अगर उसने बॉल की और स्टंप पे जाके लगी तो वो आउट करार दिया जाएगा। दूसरा सवाल जो बैंड का, देखिए दो चीजें होती है, हाथ में आप जो फ्लेक्स होता है तो उसको एक्सटेंड अगर कर रहे हैं उसमें खम आ जाता है, उसमें डिग्री आ जाती है। लेकिन जब ये आप शुरू से आखिर तक इनका हाथ देखेंगे तो खम है हाथ में, ये मैन्युफैक्चर ही है इनका, बचपन से इनका हाथ ऐसे ही है। जब ये लेग ब्रेक करते हैं जब भी वैसे ही रहता है, और जब ऑफ स्पिन करते हैं जब भी वैसे ही रहता है। तो जब भी इसी वजह से हमारे अपने एम्पायर पीएसएल में 2 दफा धोखा खा चुके हैं। जब ये लैब में जाते हैं तो ये ठीक करार देते हैं। बिलाल आसिफ का जिम्बाब्वे में भी ऐसे ही हुआ था, वो भी रुक के बॉल थोड़ा सा करते थे। जब उनको आईसीसी की लैब में भेजा गया, उनका जो डिग्री निकला 9 से 10 निकला, उसकी रिपोर्ट मैंने देखी। तो कुछ बॉलर ऐसे होते हैं, नेकेड आई से लग रहा होता है यार ये थ्रो कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको देखते हैं, मुरलीधरन कर गया, चले वो टाइम दूसरा था, उसमें कवानीन दूसरे थे। सही। लेकिन इनका अगर देखा जाए मेरे ख्याल से इनका खम जरूर आ रहा है, लेकिन फ्लैक्स और एक्सटेंशन नहीं हो रही। सही। और ऐश्वर्य ने अपनी मिसाल भी दी थी कि वो भी बीच में रुकना शुरू हो गए थे, तो एम्पायर ने उनको कॉल किया था कि ये आपका यूजुअल एक्शन नहीं है, आप डिसीव करने के लिए रुक रहे हैं तो आप ये नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि उस्मान तारिक का ये अपना ही एक एक्शन है जिसमें वो हर बॉल पे रुकते हैं, तो उन पर ही एतराज नहीं हो सकता। प्रोग्राम में एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाक भारत टाकरे पर बात करने के लिए हमारे साथ राशिद लतीफ, मोहम्मद आमिर और अहमद शहजाद मौजूद हैं। राशिद भाई, इन बड़े मैचेस में ऑब्वियसली प्लेयर्स की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ा मैटर करती है, और मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, पिछले कुछ मैचेस में मुझे इंडियन प्लेयर्स ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आते थे, पाकिस्तानी थोड़ा सा मीक या इतना ज्यादा पुरएतमाद नहीं नजर आ रहे होते थे। शायद ऑब्वियसली इस रिकॉर्ड की वजह से जो बड़े मैचेस में है। लेकिन आज मैंने ये देखा, सलमान अली आगा साहब से जब ये पूछा गया कि अभिषेक शर्मा के हवाले से बात की जा रही है कि शायद वो इस मैच में ना खेले, वो रिकवर ना हो पाए, तो क्या वो पाकिस्तान के लिए एक एडवांटेज होगा? तो सलमान अली आगा बीइंग कैप्टन, उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं वो जल्द रिकवर हों, इस मैच में हमारे अगेंस्ट खेलें, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेस्ट इंडियन टीम के साथ खेलें। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? आप भी कप्तान रहे, बड़ा मैटर करता है कि कप्तान क्या मैसेज कन्वे कर रहा है। नहीं, अच्छा मैसेज दिया है। और अभिषेक शर्मा जैसे आमिर तो 2 दिन से लगे हुए हैं कि वो स्लोगर मैं है, आता हूं उस पे, जरा तो आमिर साहब पे आता हूं मैं भी। प्रेशर डाला हुआ है। उनकी टीम अंडर प्रेशर किसी हद तक है। इंडियन सॉइल के ऊपर वो स्पिनर पे इतना स्ट्रगल करते हुए नजर नहीं आए। अगर हम पहला मैच यूएसए के खिलाफ देखते हैं, उन्होंने 8 ओवर में 42 रन बनाए थे, उनके 3 विकेट गिरे थे। तो ये कंसर्न है उनका कि वहां की पिचेस के ऊपर ये इस तरह से आउट हुए। नबीबे के खिलाफ नो डाउट उन्होंने 8 ओवर में 65 रन बनाए, लेकिन 5 खिलाड़ी आउट हुए उनके। तो यहाँ पे अब ये आते हैं, प्रेम मदासा आ जाते हैं। यहाँ पे ज्यादा हेल्प मिलेगी शायद स्पिनर को, और पाकिस्तान भी शायद पहली दफा खेल रहा है क्योंकि 2 मैच और कहीं खेले हुए हैं।
तो यहाँ पे कॉन्फिडेंस पाकिस्तान को होना चाहिए। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन शुरू के 2-4 ओवर में मोमेंटम होता है, आपकी फाउंडेशन बनती है मैच की, जिसमें हमने पास में जो देखा है, इंडियन एज ले जाते हैं वहां पे, वो बैटिंग करते हैं तो वहां पे बॉलिंग करते हैं, तो फिर यहाँ पे पाकिस्तान को मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा, चाहे बॉलिंग करते हुए चाहे बैटिंग करते हुए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को बहुत अच्छा मौका मिला है यहाँ पे यही मैच जीत के और दूसरे राउंड में जाने का। राइट, तो आमिर साहब जो आपने बयान दिया, अभिषेक शर्मा को आप एक स्लॉगर से ज्यादा नहीं समझते, इसके बाद इंडिया में जो है ना एक भौचाल सा आ गया है कि आपने ये क्या कह दिया। और वो कह रहे हैं कि भाई T20 में नंबर 1 रैंक प्लेयर है, 2025 में 850 से ज्यादा रन किए हैं, 193 का स्ट्राइक रेट, 43 का एवरेज। स्लॉगर का इतना एवरेज थोड़ी होता है इतने स्ट्राइक रेट के साथ, तो वो ये बात कर रहे हैं। तो आपने जो बयान दिया था, आप जेन्युइनली समझते हैं स्लॉगर है या प्रेशर में डालने के लिए बात की थी आपने अभिषेक को? नहीं नहीं नहीं, देखिए वो अभी वो टेस्ट ही कहाँ हुआ है, अभी तो उसको जुम्मा जुम्मा 8 दिन हुए हैं शहजाद भाई क्रिकेट में है, वो बहुत चलाता है, उसका टाइम चल रहा है, लग जाती है जिधर घुमाता है वो तो घुमाता है लाइन में आके। तो मैंने तो ऐसा बॉलर बात की है कि जो मैं उसको देखता हूँ कि जिस तरह वो खेलता है, उसका पाँव कहीं होता है, हाथ कहीं होते हैं, बस घुमा देता है, उसकी मिडल हो जाती है, वो टाइम चल, आप देखना, आप एक टाइम आएगा जब ये फंसेगा ना, इससे रन नहीं होंगे। यही लोग जिन्होंने इसको नंबर 1 बनाया हुआ ना T20 का कि बहुत डेंजरस है, यही इसको कह रहे होंगे इसको बोले 2-4 बोले ले लिया करे, लाइन में आके खेले, इसकी ये वीकनेस है, इसकी वो वीकनेस है। तो ये क्रिकेट में सब होता है, जब बुरा वक्त आएगा चल रहा है तो सारे कह रहे हाँ वाह वाह वाह, क्योंकि ये क्रिकेट की वो एक फैक्ट है कि आता है टाइम, अच्छा टाइम भी आता है, बुरा टाइम भी आता है, कि ऐसा ऐसा टाइम आता है कि आपको फुल टॉस भी नजर नहीं आती। तो जब वो टाइम आएगा ना, तो फिर आपकी टेक्निक टेस्ट होती है, और जो टेक्निकली साउंड नहीं होता वो फिर लंबा नहीं चलता, वो एक्सपोज जल्दी हो जाता है। तो मैंने उस सेंस में कहा है, ठीक है उसकी लग रही है, वो जब वाकई उसकी लगती है वो डेंजरस है, उसकी लगती है वो प्रेशर में डालता है दूसरी टीमों को, लेकिन वो हाई चांसेस भी हैं, वो विकेट ऐसे लगता है कि उसने थ्रो की हुई है, अच्छा स्मार्ट बॉलर उसको आउट कर सकता है बड़े तरीके से। तो मैंने उस सेंस में ये बात की। अगर आप बॉलिंग कर रहे हो, आपके ख्याल में किस किस्म का बॉल उनको करवाया जाए तो वो उनकी एक वीकनेस साबित हो सकती है? आई थिंक एक तो स्विंग जो भी हो उसकी बॉडी से हो, मिडल ऑफ से, उसके हाथ ना खुले, क्योंकि चौथे पांचवें स्टंप पे जो लेंथ होती है उसके हाथ बहुत अच्छे खुलते हैं, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट और सीधा मिड ऑफ की तरफ बहुत अच्छा खेलता है। उसका जितने बॉल्स की लेंथ की जो रेशियो हो वो बॉडी के अंदर हो और स्विंग वहां से हो, इवन चाहे अंदर आए चाहे बाहर निकले, वो स्ट्रगल कर सकते हैं। लेकिन अनुराग कुछ प्लेयर्स ऐसे और होते हैं एक- ना जिनकी शायद टेक्निक उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा होता है। और जैसे हम देखते हैं शर्मा को, सीधे बल्ले से खेलता है, ऐसा नहीं है कि हर जगह मार रहा है, क्रॉस बैट खेल रहा है हर शॉट। तो आपको नहीं लगता ये वो लेकिन उस तरह का आप प्लेयर है? देखें, टेक्निक की बात करें तो स्मिथ की अगर बात करें ना, टेक्निक उसकी भी बुक में नहीं आती। जी जी जी। लेकिन आप ये देखें वो थ्रू द लाइन खेलता है, जो भी बॉल खेलता है, अगर आप उसकी बैटिंग स्टाइल देखेंगे तो वो थ्रू लाइन खेलता है। इन भाई साहब का 8वें महल्ले से बल्ला आता है और जहां बॉल आई, बात घुमा दो, बस लग गई तो लग गई। तो ये सही। अभी उसका बिल्कुल, हाँ एक अच्छी चीज है, उसका बॉल मिडल हो रहा है, हाँ। उसका टाइम चल रहा है, पर्पल ये पैच अच्छा चल रहा है टाइम उसका उसका। चल रहा है। हाँ। यस, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाए, आईपीएल में जब वो मिचेल स्टार के सामने आया था ना, तो भाई साहब की टांगे खुल गई थी और डंडे भी हो गए थे, अच्छा स्विंग हुआ था, अगर आप वो वीडियो कहीं निकालिएगा, जी। अच्छा सा जगह से अच्छी जगह से स्विंग हो तो भाई साहब के ना हाथ थे ना पाँव थे, तो डंडे हो गए थे। तो मैंने एज अ बॉलर ही बात की। सही है। और वैसे ये भी बड़ा मैंने नहीं सोचा था, मैं कभी शो पे हम ये तमाम आप एक्सपर्ट्स ये बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तान का स्पिन अटैक जो है इतना जबरदस्त है। आमतौर पे हम कहते हैं हमारे फास्ट बॉलिंग का मुकाबला होगा इंडिया की बैटर से, लेकिन मुझे एक बात बताइएगा एम एस शहजाद साहब, हमने बॉलिंग की तो बात की, स्पिनर्स हमारी स्ट्रेंथ है, बैटिंग टॉप 3 पे हम क्या बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे? क्योंकि एक तो मुझे बताइएगा बाबर आजम एट नंबर 4, आपके ख्याल में जिस वजह से उनको नंबर 4 पे हमने लिया था कि स्पिन में इन कंडीशंस में अच्छा खेलेंगे, क्या उस पर वो पूरा उतर रहे हैं? और 5वें से फिर हमारे ऑलराउंडर शुरू हो जाते हैं, विकेट कीपर बैटर उस्मान होंगे, फिर शादाब, फिर नवाज, फिर फहीम, फिर शाहीन। मिडिल ऑर्डर हमारा अभी भी लग रहा है कि वीक है, ये एक वीकनेस है, आप क्या समझते हैं? ये चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सिलेक्टर्स ने खुद करके भेजी हुई है ना, मतलब हमने तो सारी चीज़ें बता दी थी। हसन नवाज एक ऐसा प्लेयर था जिसको आप मिडिल के अंदर डेवलप कर सकते थे, नाफे को कुछ आज मैच पहले से खिला के आप तैयार कर सकते थे, फ़खर जमान अभी बाहर बैठा हुआ है, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, सिलेक्टर्स की, मैनेजमेंट की चॉइस है। सो लेट्स बैक देम अंटिल दे प्लेइंग, और उसके बाद वी कैन ऑलवेज टॉक अबाउट इट। एंड साहिबजादा फरहान इज़ अ की, दोनों मैचों में ज़बरदस्त फॉर्म के अंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छे छिक्के मार रहे हैं। बुमराह को हमने याद है कि पहले भी उन्होंने छिक्के चुक्के मार के रखे हुए, तो कॉन्फिडेंस उनका हाई होगा। साइम अयूब इज समबडी हु अटैक्स अर्ली ऑन, अगर उनकी भी वो 35 बॉल खेलते हैं
तो कहीं वो 60-70 की इनिंग खेल सकते हैं, इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं। फिर नीचे आगा हैज़ बीन सेंसेशनल, अभी तक तो 3-4 मैचों में बहुत ज़बरदस्त 3 पे खेले हैं। बाबर आजम ने भी अच्छा रिकवर किया, आखिरी 10 बॉलें जो खेले अपनी पिछली इनिंग के अंदर, तो सम सॉर्ट ऑफ अ कॉन्फिडेंस वो लेके चलेंगे। और उनको पता है कि ये भारत का मैच उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उनको बिल्कुल आइडिया होगा इट कैन बी डू एंड डाई मैच फॉर बाबर आजम एंड कपल मोर टू। तो उसके बाद देखें, टू मेनी ऑलराउंडर्स। आप अभी भी, आई बिलीव कि आपके पास डेप्थ में बॉलिंग करने वाला फास्ट बॉलर होना चाहिए, और आप अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं कहीं फ़हीम अशरफ को इतना 8वें नंबर पे खिला के। तो आप एक ऑलराउंडर कम करेंगे, नवाज और शादाब में से एक प्लेयर आपको कम करना पड़ेगा और उसकी जगह आपको फास्ट बॉलर डालना पड़ेगा। तो इसी तरह फ़हीम भी एक स्टेप ऊपर आ जाएंगे और आपके पास 2 प्रॉपर फास्ट बॉलर मौजूद होंगे। इंटरेस्टिंग। तो आप कह रहे हैं फ़हीम 7वें पे आ जाए, एक ऑलराउंडर कम करें, नवाज या शादाब में से। तो अहमद भाई फिर ये भी बता दें कि नवाज और शादाब में से अगर आप होते, किसको इस वक्त ड्रॉप करते, और फिर क्या नसीम शाह को लाते या सलमान को लाते आप? देखिए कि सिंपल सी बात है कि पाकिस्तान के पास अटैकिंग ऑप्शन जो रिस्ट स्पिनर होते हैं ना, विकेट टेकर, वो मौजूद हैं। साइम, इब्रार और उस्मान तारिक, ये 3 अटैकिंग ऑप्शन रिस्ट स्पिनर मौजूद है। आपके पास फिंगर स्पिनर कोई नहीं है, तो फिंगर स्पिनर खिलाता मैं मोहम्मद नवाज को, और शादाब को जो है ना, मैं ये मैच ड्रॉप नहीं करता क्योंकि उन्होंने पिछले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस की है। प्लेइंग 11 में एडजस्ट, क्योंकि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली है, तो आप उनको रेस्ट कराते हैं और नवाज के साथ जाता मैं। इंटरेस्टिंग। और नसीम शाह टीम में आ जाते फिर? जी, नसीम शाह भी हो सकते हैं, सलमान मिर्जा भी। देखिए 3 फास्ट बॉलर्स हैं, एक शाहीन शाह अफरीदी है, एक नसीम है, और एक आपका जो है ना सलमान मिर्जा है। अब सलमान मिर्जा ने बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की अर्ली मैचेस में वर्ल्ड कप के, अब उसका रिवॉर्ड उसको ये मिला कि वो अगले मैच में ड्रॉप हो गया। फिर उसके बाद शाहीन के अगर आप देखेंगे तो ऑफ कलर नजर आए वो, ठीक है। तो शाहीन के लिए भी ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है कि वो शाहीन को पता है कि जो आवाजें चारों तरफ से उठ रही हैं, उनकी कैपेबिलिटीज पे किसी को शक नहीं है, और इनको पता है कि ये मैच कितना बड़ा डिफरेंस डाल सकता है। और तो ये पाक भारत मैच के दरमियान में कुछ लोग का जो करियर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह सूर्या कुमार यादव और गौतम गंभीर इंडिया से, बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी पाकिस्तान से। सो दे नो इन दोनों 4 लोगों में से जो डिलीवर करेगा वही रिवाइव करेगा। और आपने तो ये भी कहा है हारना मना में कि अगर बाबर आजम ने मैच जिता दिया तो आप डिनर करवाएंगे, लेकिन आपकी शर्त तो समझ आ गई। जो आमिर साहब ने कहा ना कि अगर बाबर आजम ने मैच जितवा दिया तो मैं रिटायरमेंट वापस ले लूंगा, तो शायद बाबर का मैं फेल ही हो जाता हूं एक मैच में, कोई मसला नहीं है। आमिर बाहर है। यार मजाक में बात की है। नहीं, मैं भी जरा मजाक ही कर रहा हूं। ऑफ कोर्स आई एम श्योर वो चाहेंगे कि अपना बेस्ट परफॉर्म करें, लेकिन राशिद साहब मिडिल ऑर्डर कमजोर तो लग रहा है हमारा थोड़ा सा, टू मेनी ऑलराउंडर्स। और क्या इस मैच में उस्मान को ड्रॉप करके नाफे को खिलाना चाहिए, ये रिस्क ले या ना लें? देखिए ये मुश्किल मैच इस वजह से है कि रेन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, 60-70% हर कोई कह रहा है। अगर तो होती है और मैच छोटा होता है तो प्लेइंग 11 चेंज होगी। अगर 10 ओवर का होता है तो डिफरेंट प्लेइंग 11 होगी, 15 ओवर का तो डिफरेंट होगी, और 20 ओवर में डिफरेंट होगी। हमें अपने यूटिलाइज करने बैटिंग में लेफ्ट हैंडर, फखर बाहर है और 2 लेफ्ट हैंडर हमारे नीचे हैं, नवाज एंड फ़हीम अशरफ। उनको एक राइट हैंडर एक लेफ्ट हैंडर के बाद इनको करना पड़ेगा, क्योंकि साइम अय्यूब एक लेफ्ट हैंडर है, उसके बाद हमारा लेफ्ट हैंडर बहुत नीचे आता है। मेरा अपना मानना ये है फखर जमान को लेके आना पड़ेगा, और जाहिर सी बात है जब छोटा मैच हो जाता है तो शायद बाबर की जरूरत ना हो। लास्ट क्वेश्चन, और तीनों से पूछूंगा, जो जैसे मैच में आता है ना विन प्रोबेबिलिटी क्या है, तो राशिद भाई मैच शुरू होने से पहले क्या प्रोबेबिलिटी है पाकिस्तान की चांसेस? 40 पाकिस्तान, 60 इंडिया, मुझे लगता है। अहमद भाई? 42 पाकिस्तान, 58 इंडिया। ये मतलब 42 सिर्फ स्किल पे बात कर रहे हैं या दुआएं और इसमें जज्बात मिलाकर बात कर रहे हैं? सब मिला के नहीं, जितना अंडर प्रेशर इस टाइम भारत नजर आ रहा है, देखिए इसमें कोई 2 राय नहीं है कि भारत की टीम बड़ी टीम है। ये मैं यहाँ पे ना क्लियर करता चलूं कि भारत की टीम एक बड़ी टीम है जो कंसिस्टेंटली जीतती है, थ्रू आउट द ईयर जीतती है। ऐसा नहीं है कि वह दुआओं पे। हाँ, इस वर्ल्ड कप के अंदर हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा बन गया है। हमारा स्पेन, श्रीलंका, ये सारी चीजें देख के प्रेशर वो सूट कर, इसको देखते हुए जो है ना
42%, 43% आई वुड से कि पाकिस्तान के चांसेस हैं ये मैच जीतने के। जी आमिर भाई आप भी बता दें, दुआओं के बगैर और दुआओं के साथ कितना % है? 60 पाकिस्तान, 40 इंडिया। चले, ये तो दुआओं के साथ वाला ही हो गया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद आमिर, राशिद लतीफ़ भाई और अहमद शहजाद, आपका भी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।